नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष राय आप सभी का स्वागत करता हूं BH1 के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमारी इस खास सीरीज 5 क्वेश्चन डेली में आपका इस सेशन में मैं फिजिक्स के 5 सवाल बताऊंगा। जैसा कि आपको पता है, सिर्फ 5 सवाल नहीं 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके लिए आपने डिफरेंट बायोलॉजी के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के इसके वीडियोस देख चुके हैं आप। उसमें हम 5 क्वेश्चंस को बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो सकता हो चैप्टर वाइज हो। अभी मैं 5 क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं चैप्टर वाइज 5-5 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं वीडियो फिजिक्स में दूंगा, बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे आई है। और जितने भी 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के वीडियो गए हैं उन सभी को आप नोट डाउन करिए, क्योंकि आपके BHU BSc के एग्जाम से, भले वो मैथ का हो, बायोलॉजी का हो या नर्सिंग का हो, और या भले ही आपका एग्रीकल्चर का हो, ठीक है, वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पूरा एक क्वेश्चन का सीरीज आपको ये मिल रहा है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि गेस्ट पेपर है आपके लिए, जो दिया जा रहा है BHU वर्ल्ड की तरफ से 5-5 क्वेश्चंस करके, ताकि आपके लिए भी बहुत ज्यादा कठिन ना हो, ठीक है। तो पूरा इसका एक कॉपी बना के प्रॉपर इस चीजों को नोट करेंगे। क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसे लिखूंगा भी, बोलूंगा भी, ठीक है। आइए चालू करते हैं आज का 5 क्वेश्चन। देखिए, पहली बात, मैं जो पढ़ाऊंगा 5 क्वेश्चन सीरीज, उसमें 5 क्वेश्चन जो रहेंगे, 2 क्वेश्चन BSc मैथ के लिए, मैथ्स के पैटर्न पे रहेंगे, 2 क्वेश्चन BSc बायोलॉजी के पैटर्न पे रहेंगे, और 1 क्वेश्चन BSc एग्रीकल्चर के पैटर्न पे रहेंगे, क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। और लेकिन इंपॉर्टेंट आपको तीनों एग्जाम, ये नहीं कि आप BSc मैथ दे रहे हैं, ये चीज आप हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आप BSc मैथ का एग्जाम दे रहे हैं, आप BSc बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको तीनों के प्रश्न जितने भी पत्र है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सबको करना ही होगा, ठीक है। चलिए आज का 5 क्वेश्चन सीरीज का स्टार्ट करता हूं। इससे पहले अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। आइए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए डिस्क्रिप्शन से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ देखिए आपको बोल देता हूं मैं, if two vector a and b are such that a plus b का mod is equal to a minus b, then angle between a and b। वेक्टर से क्वेश्चन लिया है हमने, दिया है कि सर अगर 2 वेक्टर a and b है, तो अगर a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड, ठीक है। ये अगर है तो A और B के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा। देखिए सवाल को समझिए, 2 इक्वेशन दिया है आपको सॉल्व करने के लिए। 2 इक्वेशन देने का मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 इक्वेशन देने का मतलब वो आपको एक रिलेशन देने का मतलब कि वो 2 इक्वेशन को इक्वेट करने को आपको दे रहा है। समझिए, मैंने वेक्टर में आपको पढ़ाया था, अगर आप पढ़े होंगे तो, क्या कि अगर कुछ नहीं दिया है इसमें तो मान लेंगे कि क्या, लेट इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। लेट कितना है, थीटा है, ठीक। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, कोई a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसका मॉड क्या होता है सर, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है a मॉड b, a प्लस b का मॉड। मॉड मतलब क्या होता है, मॉड मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, उसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, उसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो a प्लस बी मॉड का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका मॉड। वैसे ही a माइनस बी का क्या होता है बच्चों, मॉड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो सर हमको a प्लस बी मॉड का वैल्यू पता है, a माइनस बी मॉड का वैल्यू पता है, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2, और दोनों को इक्वल कर देंगे सर, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो एक दूसरे को इक्वेट करिए, आमने सामने रख देंगे। तो एक दूसरे को जैसे ही आप आमने सामने रखेंगे, आपके सामने एक ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक।
ये आ गया आपका, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, मतलब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन होता है, मान लीजिए एक आपके पास x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, तो दोनों साइड कोई सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दिए, मान लीजिए x इंटू टू या y इंटू टू, तो भी इक्वेशन बराबर रहता है, ठीक है। दोनों साइड सेम चीज से डिवाइड कर दीजिए तो भी इक्वेशन बराबर रहता है। दोनों साइड सेम चीज को ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों साइड कर रहे हैं ना। मान लीजिए अगर मैं कहूं कि इधर भी हमारे पास 5 रुपए है, इधर भी 5 रुपए है, ठीक है, इस हाथ में भी 5 रुपए, इस हाथ में भी 5 रुपए, बोले 2-2 रुपए दोनों में ऐड कर दो, तो 7 रुपए 7 रुपए, तो दोनों बराबर ही रहा ना। अभी दोनों में 2-2 रुपए घटा दो, इसमें 3 रुपए, इसमें 3 रुपए हो गए, अभी भी बराबर है। तो दोनों साइड कुछ भी ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, इक्वेशन में कभी भी कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे ही स्क्वायर ही कर दीजिए। मान लीजिए बोले कि इधर हमारे पास 5 रुपए है, इधर 5 रुपए है हाथ में, सर इसका स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। इधर कितना हो गया, 5 25 रुपया हो गया, इधर 49 रुपया हो गया, अरे सॉरी इधर उधर भी देखिए, एक साइड आपके पास 5 रुपया है, दूसरे साइड भी 5 रुपया है, ठीक है। बोले सर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, अभी 5-5 रुपया बराबर है दोनों हाथ में, ठीक। इधर स्क्वायर कर दिए कितना हुआ 25, इधर स्क्वायर कर दिए कितना हुआ 25, तो दोनों साइड अभी भी बराबर, तो स्क्वायर भी कर देंगे तो भी बराबर ही रहेगा दोनों साइड का, ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा वैल्यू ये अंडर रूट जो है हट जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, इतना आपको आता होगा, ठीक है। तब देखिए इसको इधर लाएंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। क्यों कट रहा है, समझ में आ रहा है क्यों कट रहा है, लिख के दे दिखा दूं। ए स्क्वायर ये इधर आया तो माइनस, इधर से कुछ लाएंगे तो माइनस, माइनस का प्लस, यही, ठीक है। ऐसे ही बी स्क्वायर भी कट जाएगा, अब बचा ये आपका, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 4ab cos थीटा, ये इधर आएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि ये 0 के नीचे चला जाएगा। अब जैसे ये सब चीजें मैंने बताया होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है मान लीजिए, ठीक है, मैथ है बेसिक, तो b इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, a इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक इसको नीचे भेज देंगे तो 0 बटा a इज इक्वल टू 0 ही है, ठीक है। तो cos थीटा यहां से 0 आ गया आपका। अब cos थीटा 0 किसकी वैल्यू होती है, जब आपको स्केल पे देखेंगे, एक स्केल मैंने दिया था 0, 30, 60, 90, यहाँ cos थीटा की वैल्यू, यहाँ साइन थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा देखेंगे तो 0 की वैल्यू होती है, वो cos 0 90 की वैल्यू होती है, यहाँ 1 होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, क्या cos का 0, 30, 60, 90 का वैल्यू, साइन का 0, 30, 60, 90 का वैल्यू आएगा ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया हमारा 90 डिग्री, और यही थीटा हमने माना था, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। सर अगर ऐसे सवाल आएंगे, दो वेक्टर के बीच में एंगल पूछेगा, उनके बीच कुछ रिलेशन दिया रहेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ ना कुछ करके, तो क्या सर किस तरह से हम उसको अप्रोच करेंगे, इसके लिए एक और सवाल इससे मैंने जन्माया है, मतलब ये सवाल तो आपको आया। अब क्या ये 5 क्वेश्चन सीरीज में सिर्फ 5 क्वेश्चन नहीं बता रहे, इसमें कंसेप्ट बता रहे हैं, तो ये कंसेप्ट था, इस पे एक क्वेश्चन और है पीडीएफ में दिया हुआ है, उसको मैं बता देता हूँ, उसको हिंट दे देता हूँ, आप करिए उसको, ठीक है। देखिए कोई भी ऐसे ही सवाल वेक्टर्स पे आते हैं, कुछ ना कुछ, देखिए सवाल में हमेशा सोचना है आपको, फिजिक्स की यही चीज ही खास बात है, उसमें आपको सोचना है कि देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, क्या निकालना है, ठीक। इसमें थ्रू जाना है, इसमें आपको फॉर्मूला अपना लगाना है, कंसेप्ट आपका लगाना है। क्या आपको दिया पहले दिमाग में बैठा लीजिए, अच्छा सर 2 वेक्टर दिए हैं, उनके बीच का रिलेशन दिया है, a प्लस बी का a माइनस बी से दिया है, और सर निकालना क्या है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। देखिए दूसरा सवाल जो है, इसमें इसी के बेस पे दूसरा सवाल दे रहा हूं, लिखिए a वेक्टर एंड b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट 2a माइनस 4b एंड 10a plus 8b are perpendicular to each other, then find angle between a and b, ठीक है।
देखिए सवाल है आपका कि दो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए इसमें दिया है कि 2a माइनस 4b और 10a प्लस 8b, ठीक है। ये दो वेक्टर इनसे बना है, ए और बी एक बेसिक वेक्टर है दो, ठीक है। इनसे मिला के प्लस माइनस करके एक नया वेक्टर बनेगा, ये मान लीजिए एक्स वेक्टर बनेगा, ये वाई वेक्टर बनेगा, ठीक। अब बोला दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो आप बताइए एंगल बिटवीन ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरा प्रेडिक्शन है ऐसा आएगा, ठीक है। बीएससी मैथ के एग्जाम में आएगा इस बार, ठीक है। देखिए कैसे पूछता है। अब यहाँ पे हिंट क्या दिया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड ए का वैल्यू 1, मॉड बी का वैल्यू 1, मॉड ए मॉड बी का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मतलब अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अब पता चल जाएगा ये 2 है, मॉड ए का वैल्यू 1, मॉड बी का वैल्यू 1, मतलब यूनिट वेक्टर है। दूसरा चीज परपेंडिकुलर दिया है एक दूसरे के, ये वाला वेक्टर और ये वाला, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है एक्स और वाई, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0। और डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, एक्स वाई कॉस थीटा वाई मॉड एक्स मॉड वाई, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट निकालने का, सॉरी ये नहीं लगेगा डॉट प्रोडक्ट, अब इसमें थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा, बता रहा हूं आपको कैसे निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है, देखिए अब ए वाला ए में मल्टीप्लाई होगा, बी वाला बी में मल्टीप्लाई होगा, इससे निकलेगा एक्स ए डॉट बी। निकालने का तरीका जो होता है a1 b1 प्लस a2 b2, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट पढ़ें क्या होता है, a डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ इस तरह से निकालेंगे, इसको थोड़ा सा करिएगा आप, इसको जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ये सवाल से अलग है, लीक से हटकर है। देखिए हिंट मैंने दे दिया, क्या पहला हिंट दे दिया, ए और बी यूनिट वेक्टर दिया है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। इसका आपको एक चीज ध्यान में रखना, ये दिया है। दूसरा सर ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है मतलब इनके डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री 0 है, डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 है, ये चीज अब निकालना है ध्यान में। अब पूछा क्या है आपको, एंगल पूछा है, तो अब आप अपना दिमाग लगाइए, दिया ये है, निकालना ये है, किस तरह से इस सवाल को करेंगे, ठीक है। अगला देखिए यूनिट डायमेंशन से मैंने सवाल उठाया, बोलेंगे सर छोटे छोटे चैप्टर से आपने उठाया जो आसान आसान है, इसीलिए उठाया है, ताकि आसान आसान वाले पहले आप करिए, तब आपको धीरे धीरे टफ वाले भी लाऊंगा, ठीक। क्योंकि यूनिट डायमेंशन से हर एग्जाम में सवाल आते हैं और आप गलत करके आते हैं। देखिए पूछा है, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ SI टू CGS यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। देखिए अब इसको करने का दो तरीका है, ठीक है। अब देखिए इसको करने का दो तरीका क्या है, पहला तरीका है, दो तरीका है। पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि SI और CGS क्या है। देखिए यूनिट को जैसे हम केजी में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, किलोग्राम ग्राम में लिखते हैं, अलग अलग तरह का स्टैंडर्ड यूनिट बनाएगा, अलग अलग तरह का सिस्टम बनाएगा। जैसे CGS में लेंथ को सेंटीमीटर, कोई भी वेट वाली चीज को ग्राम और टाइम को सेकेंड में। SI में मीटर में लेंथ को लिखते हैं और वेट वाली चीज को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में लिखते हैं। तो अलग अलग तरह से नापते हैं अलग अलग चीज में। जैसे आपके घर में अगर कोई चीज मान लीजिए होगा, तो घर में अगर कोई बेड है तो आप नापते होंगे 6 फुट का बेड है, ठीक है। हमारे यहाँ कोई बेड है तो हम उसी को नापते हैं कि नहीं 150 इंच का बेड है। किसी और के यहाँ जाएंगे तो नापते हैं नहीं 4 मीटर का बेड है। तो अलग अलग तरह से सब नापते हैं, उसी तरह से अलग अलग सिस्टम है। अब उसका रेशियो पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि जरूरी ना 4 मीटर 4 फुट के बराबर होगा, सब अलग अलग होगा। तो वही चीज देखिए, पहले तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है, हाफ mv²। हाफ क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका कोई मतलब आएगा नहीं, यूनिट पे प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब जो पड़ेगा वो mv² का पड़ेगा। तो दो है, पहले क्या है SI अपॉन CGS का आप यूनिट लिख लीजिए। तो मास का SI में क्या होता है, किलोग्राम,
वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर, क्योंकि एसआई में मीटर चीजें देखते हैं, तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। वैसे ही सीजीएस में देखेंगे, सीजीएस में क्या होता है, मास का वैल्यू ग्राम, वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, अब करके आएंगे यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये आपका वैल्यू आ गया। अब किसी को भी या तो ऊपर वाले को ग्राम में बदल दीजिए या नीचे वाले को किलोग्राम में बदल दीजिए, जो आपके लिए सुविधाजनक हो। ठीक है, जो आपके लिए सुविधाजनक हो। तो पहला देखिए सुविधाजनक यही है, हमको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, सर आसान हमारे लिए करना। अब 1 ग्राम में 10 के पावर -3 लिखना पड़ेगा, उससे बढ़िया यही कर देते हैं। तो ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं। 1 किलोग्राम में कितना हो गया आपका 10 के पावर 3 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की जगह 10 के पावर 3 ग्राम लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। अब 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर है, तो 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, और मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर कर लेंगे, डिवाइडेड बाय ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको और बढ़ाएंगे तो 10 के पावर 3 इंटू, और ये स्क्वायर में है तो 10 के पावर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर भी हो गया क्या, अब ऊपर भी हो गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर नीचे बराबर हो गया तो दोनों काट दीजिए। ठीक है, अब जो आपका जो वैल्यू आ गया वो हो गया आपका रेशियो। वैल्यू क्या आ गया, 10 के पावर 3 और 4, कोई भी अगर एक्सपोनेंशियल में हो, सेम इसके हो बेस की वैल्यू 10 और 10 दोनों है, मान लीजिए अब 20, तो जब मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर के कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, 3 + 4 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 7। जैसे देखिए 20 के पावर 3 इंटू 20 के पावर 7, इसको क्या लिखेंगे, इसको करके लिख सकते हैं 20 के पावर 3 + 7। ठीक है, 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 7, इसको क्या लिखेंगे 10 के पावर 7 + 3। ऐसे अगर ये डिवीजन में होता है, मान लीजिए 20 के पावर 1 2, तो माइनस कर देते हैं 20 के पावर 3 - 2। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल का करने का ये सब तरीका होता है, मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे आप चीज़ों को। ठीक, तो ये हो गया आपका। ठीक, अब आपका कितना आ गया आंसर 10 के पावर 7, तो रेशियो कितना हो गया 10 के पावर 7। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका डायमेंशन से है, थोड़ा सा आसान तरीका कहेंगे उसको। ठीक, अब देखिए उसके लिए थोड़ा सा मैं एक पहले यहां पे वो लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटी का कन्वर्जन डाटा, क्वांटिटी का कन्वर्जन डाटा। ठीक है, देखिए अभी लिख देता हूं, जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी यूनिट एसआई में, यूनिट सीजीएस में, नोटेशन। ठीक, अब देखिए मास को एसआई में क्या लिखते हैं किलोग्राम, सीजीएस में क्या लिखते हैं ग्राम। ठीक है, लेंथ को क्या लिखते हैं मीटर, इसमें क्या लिखते हैं सेंटीमीटर, टाइम को दोनों में सेकंड, टेम्परेचर को क्या लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसलिए लिख दे रहा हूं के, इसको डिग्री सेल्सियस। ठीक, नोटेशन इसका क्या यूज करते हैं MLT, इसका थीटा। ठीक है, ऐसे है। ठीक, अब देखिए मास का अगर इसमें जाना हो तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सीजीएस से अगर एसआई में जाना हो या एसआई से, तो एसआई में अगर किलोग्राम में 1 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे 1 किलोग्राम में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम होता है, तो किलोग्राम से ग्राम में बदलना है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे मास वाले में 10 के पावर 3 1000 से। ठीक, समझने की कोशिश करिए। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो कितना 10 के पावर 2, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर एसआई यूनिट में दिया हुआ है और आपका किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो 10 के पावर 3, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 10 के पावर 2। ठीक, तो देखिए दूसरा है डायमेंशनल फॉर्मूला से, क्या काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², इसका डायमेंशन बोलो रे बच्चों, m का m, इसका l के स्क्वायर 2 t के पावर -2।
सर हमें डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं था, तो निकाल भी तो सकते हो। वेलोसिटी का क्या होता है, मास, वेलोसिटी का क्या होता है अब तुम्हारा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब इसका L/T हो जाएगा वेलोसिटी का डिस्टेंस। एकदम बेसिक में उसको लाओ तोड़ तोड़ के, पहले इसको मास और वेलोसिटी में मैंने तोड़ा, वेलोसिटी का भी हमें नहीं आता था, तो वेलोसिटी को मैंने किस में तोड़ा, लेंथ पर यूनिट टाइम में। लेंथ पर यूनिट टाइम का हमको पता था L/T, ठीक। तो इतना हो गया सर। अब देखिए मास का कन्वर्जन फैक्टर, देखिए SI/CGS पूछ रहा है, तो SI से CGS में जाना है, तो मास का कन्वर्जन फैक्टर कितना है, 10⁻3। लेंथ का SI से CGS में जाना है, कितना है, 10⁻2, और इसका स्क्वायर है तो 10⁻2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। टेम्परेचर का कितना है, इसका 1 रहेगा हमेशा, और टेम्परेचर का टाइम का 1 रहेगा, तो टाइम का सर 1 है, ठीक। तो यहां करेंगे 10⁻3, एक्सपोनेंशियल में अगर उसके पावर हो तो भी वो ऐड हो जाता है, तो 2 + 2 = क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 10⁻7, तो यह इससे कर सकते हैं, और आसान है। इसमें आपको क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि SI से CGS में जा रहे हैं कि CGS से SI में जा रहे हैं, और SI से CGS में जाएंगे तो अगर 10⁻3, यही CGS से SI में आते हैं तो उल्टा हो जाता है, 10⁻−3 हो जाता है, सेंटीमीटर से जाते हैं तो 10⁻−2 हो जाता है, ठीक है, तो उल्टा हो जाता है। तो एक बात याद रखेंगे, किससे, SI से CGS में जा रहे हैं कि CGS से SI, फिर वहां मास का कन्वर्जन वैल्यू लेंथ का लिख दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन इस तरह से था आपका। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, पहला ऑप्शन है एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा है चार्ज, चौथा है चार्ज टू मास, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, देखिए जब इलेक्ट्रोस्टेट आप पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी = E × V होता है, ठीक है, इसी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है, चार्ज। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। V क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी V क्या है आपका, वोल्टेज होता है, ठीक। और U क्या होता है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कहें या एनर्जी कहें, तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जैसे आप देखेंगे ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, कोई इलेक्ट्रिक उसमें, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन E है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसी के E × V, 6 - 2, तो दो इलेक्ट्रॉन होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टेट में इस तरह से निकालते हैं, तो ये आपका याद करने वाला है थोड़ा सा, लेकिन याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया एग्जाम में, और इस साल आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखिए कुछ SI यूनिट्स मैंने PDF में लिखे हैं, उसको बोल दे रहा हूं, उसको आप याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए SI यूनिट एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। 1 जूल को 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, ठीक है। दूसरा यूनिट क्या है इसका, इलेक्ट्रिकल यूनिट क्या है एनर्जी का, 1 kWh, किलोवाट आवर है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूनिट, ठीक। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोलते हैं। चौथा 1 कैलोरी क्या होता है, तो 1 कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो एनर्जी के विविध वैरायटी के जो आपके यूनिट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कैलोरी पूछता है, कई बार जूल पूछता है, तो इसको आप एक बार माइंड में रख लेंगे, दिमाग में, ठीक है। 1 अर्ग होता है यूनिट, CGS सिस्टम में यूनिट क्या होता है एनर्जी का, अर्ग बोलते हैं उसको, ठीक है। 1 जूल के बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ठीक है। एक और यूनिट है हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर पूछता है, कई बार आपके एग्जाम से BSc एग्रीकल्चर वगैरह में आया है, 746 वॉट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। वॉट भी एक तरह का एनर्जी का यूनिट है, ठीक। तो ये सब एनर्जी के इतने डिफरेंट यूनिट्स हैं, और एक क्वेश्चन इस तरह से आया, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है, दिया है, देखिए 2 है। इफ V and V0 रिप्रेजेंट द एस्केप वेलोसिटी and orbital velocity of a satellite corresponding to a circular orbit of radius r, then
देखिए दो चीज दिया है, बोला कि कोई एक ऑर्बिट है, मान लीजिए प्लेनेट है, ठीक है, इसके राउंड में एक आपका कोई सैटेलाइट मार रहा है रेडियस आर के पे, तो बोला ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वीओ है, एस्केप वेलोसिटी जो है वी है, तो इनके बीच का रेशियो बताइए क्या होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए ये तो बहुत आसान है, आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो, ठीक है, वी नॉट जो होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, वो रूट जी आर होता है, एस्केप वेलोसिटी जो होता है रूट 2 जी आर होता है, ठीक है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी अपॉन वी नॉट जो आएगा रूट 2 आएगा, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट रूट 2 हो जाएगा, ठीक। ये तो फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो बहुत आसान है, लेकिन मैं बताता हूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ हम नहीं करा रहे हैं यहाँ पे, पूरा आपका कंसेप्ट डेवलप करा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का और उसका कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ। देखिए जब ये ऑर्बिटल इस तरह से सैटेलाइट घूम रहा है तो इसको एक ही सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, वो क्या है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स मिल रहा है, क्या, एम जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी मान के चलिए, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसका मास एम मान लीजिए, इसका मास एम मान लीजिए, ठीक है, यही एक सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर दे रहा है, तो इक्वल टू क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। अब यहां से आप कटपिट करेंगे चीजों को, ठीक, तो आप पाएंगे कि आर कट गया तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू आपको पाएंगे कि रूट नहीं, जीएम बाई आर, ठीक, जीएम बाई आर हो जाएगा, तो अगर v की वैल्यू निकालनी हो तो रूट में जीएम बाई आर हो गया आपका, यह आपका क्या आ गया, ग्रेविटेशनल, कोई भी ऑर्बिट अगर मूव कर रहा है तो उस ऑर्बिट का ऑर्बिटल वेलोसिटी आपका आ गया, ठीक है, समझ रहे बात को। अब देखिए बच्चों, जब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आपका आ गया तो इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला आता है, आप पढ़े होंगे, जैसे g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्यों, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फोर्स क्या होता है, न्यूटनियन फोर्स जो होगा ग्रेविटेशन का, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो अब मान लीजिए हमको अर्थ के लिए निकालना है, तो मास क्या करेंगे, फोर्स बाई डिवाइडेड बाई मास, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन, और यही एक्सेलरेशन क्या होता है, जी होता है, तो जी क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। ये नहीं समझ में आया होगा तो अब यहाँ बस याद करिए, ठीक है, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए ये होता है आपका, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम। अब जी एम की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो रूट में जी आर स्क्वायर अपॉन आर, मतलब सर रूट में ये कट जाएगा जी आर, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी सर हमने निकाल लिया, जान भी गया कैसे होता है, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा है, तो उसको इक्वेट किया। हमेशा दिमाग लगाओगे कहां से ये चीज आया, क्यों आया, अगर तो यहाँ ऑर्बिट में क्यों घूम रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक अंदर लग रहा है, अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है एम बी स्क्वायर बाई आर, पर सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, वो कोई और फोर्स होता है, उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलने लगते हैं। यहाँ कौन देगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन देगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब एस्केप वेलोसिटी को समझते हैं निकालने का। देखिए एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो होता है कि मिनिमम आप कितना एनर्जी दे दें, किसी भी एस्केप वेलोसिटी ये कहते हैं कि मिनिमम आप कितना वेलोसिटी दे दें इस पार्टिकल को कि यहाँ पे जो एक ग्रेविटेशनल पुल में है, मतलब ग्रेविटेशनल पुल में है, इसके साथ ग्रेविटेशनल के साथ अट्रैक्शन में है, ये छोड़ के निकल जाए, यहाँ से ये छोड़ के क्या हो जाए, यहाँ से मान लीजिए कुछ वेलोसिटी दिए 10 मीटर 20 मीटर, तो थोड़ा दूर जाएगा, फिर ये खींच लेगा अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल का ज्यादा फोर्स है, तो इतना मिनिमम कितना वेलोसिटी होगा, सबसे कम से कम वो वेलोसिटी कि जिसको अगर दे दे तो वो आगे निकल के चला जाए, मतलब वो निकल जाए इसके ग्रेविटेशन के अट्रैक्शन से दूर निकल जाए, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, अगर मान लीजिए फोर्स यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, एक ही है यहाँ पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक।
और ये हो गया आपका dx। ठीक, तो मान लीजिए अभी मान के चल रहे हैं ये 0 मीटर है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे सतह पे ही इसको 0 मान के चल रहे हैं, या 0 से कहाँ भेजेंगे, इनफाइनाइट में भेजेंगे तभी तो जाके आपका वर्क डन, इनफाइनाइट में भेजेंगे तभी तो ग्रेविटेशन नहीं खींच पाएगा। तो मान लीजिए इसको इनफाइनाइट में भेजने में कितना वर्क डन लगेगा, ठीक है, ये आप पता कर लीजिए बस। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई है, इसको वर्क जो होता है हमेशा और हमेशा, मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी और वर्क जो होता है हमेशा और हमेशा क्या होता है कि रिलेटिव होता है। अगर मैंने यहाँ पे 0 मान लिया वर्क डन या पोटेंशियल, तो उसके ऊपर से कितना वो ऊपर है ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस सतह को 0 मान लिया, मान लीजिए यहाँ पे वर्क डन कुछ नहीं था, 0 था। अब यहाँ से हमको इससे दूर भगाना है ग्रेविटेशन पुल से। ग्रेविटेशन पुल से दूर कैसे भगाएंगे, जब इसको इन्फिनिटी पे भेज देंगे, तो इन्फिनिटी पे भेजेंगे। अब इसको करिए आप, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा GM अपॉन आर स्क्वायर को जब आप करेंगे, आर स्क्वायर को आप माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन होगा -1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेशन उसका होगा, इंटीग्रेशन है बेसिक ये चीज़ें। तो यहाँ क्या होगा 1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस, ये सब बस समझा रहा हूँ कि किस तरह से इसके वेलोसिटी को निकाला गया है। वैसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपके लेवल में बहुत ज़्यादा नहीं आता है, पर मेरा कर्तव्य है आपको समझाना, ठीक है। तो इन 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन R हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे आप, इन 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो ये माइनस माइनस वो हो गया, तो आपका जो वर्क डन आ गया वो GM अपॉन R आ गया, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिल गया प्लस हो जाएंगे, ये आपका वर्क डन आ गया। अब देखिए एक चीज मुझे पता है, वर्क डन जो आया है सर, एक मैंने थ्योरम पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन कितना था GM अपॉन R, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली सर कुछ नहीं, वेलोसिटी था मान के चलेंगे, इनिशियली कितना था 0, फाइनल वेलोसिटी आपका जो भी होगा आप मानेंगे, मान लीजिए इनिशियली कुछ नहीं था, हमने जो दिया वो फाइनल वेलोसिटी होगा, तो फाइनल हाफ mv² माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, m से m कट जाएगा आपका, तो यहां से v जो आएगा वो आएगा 2gm बाई आर, ठीक। तो v आपका आ जाएगा √2gm बाई आर, और gm को फिर से छोटा वाला r स्क्वायर से पुट कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा √2gr। फिजिक्स में थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, बोल दूंगा समझ में नहीं आएगा, इसको आप क्या करिए, जब क्वेश्चन बोलूं तो आप खुद से करिए एक बार, जब कर लीजिए तो आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी कैसे निकलता है, ये चीज आपको समझ में आना जरूरी था, ये बेसिक मेरा था, ये क्वेश्चन कराना नहीं था, ये बेसिक चीज था कराना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है मैकेनिक्स से, आइए उसको कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक होमवर्क आपको दिया हूं, होमवर्क करेंगे आप, उसमें हिंट दिया हूं, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर इज अबाउट। बोल रहा है सर एक टावर है, यहां से एक बॉल को फेंक रहे हैं, यहां से एक बॉल को फेंक रहे हैं, ठीक है। ये आपका 4 सेकेंड लग रहा है यहां पे आने में। पूछ रहा है इस टावर की हाइट क्या है सर, h, मान लीजिए क्या है h, तुरंत मानिए, जो भी फिजिक्स में क्या होता है कुछ नहीं दिया, मानिए तुरंत क्या है h, वो h निकलेगा बाद में, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, हाइट h है, ठीक। सर ये आप बोले यहां से गिराया यहां आ गया, ठीक। सर ये मोशन इन 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन लग रहा है हमको, उससे 1 डायमेंशन लग रहा है, मतलब सर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो वैलिड होंगे इसके लिए। इक्वेशन ऑफ मोशन कितने थे, 3 थे, तीनों आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सा लगेगा, तीसरा वाला, दोनों आप लिखिएगा कॉपी में, तीनों आप लिखिएगा, ठीक है। तीसरा वाला क्या था सर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। आपको देखते ही क्लिक करना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे सवाल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दूसरा वाला चीज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी दी ही नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी दी ही नहीं हुई है, दोनों इनिशियल और फाइनल, तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ आपको टाइम दिया हुआ है, बस
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, टाइम दिया है। और यहाँ से अगर फेंक रहा है तो मान के चलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक, मान के चलेंगे। जैसे अगर फेंका तो शुरुआत में 0 थी, उसके बाद कुछ आई नीचे अचीव हुआ, यहाँ पे 0 था, नीचे आके कुछ हुआ ना। जैसे यहाँ से मैंने फेंका तो यहाँ पे तो 0 था, यहाँ आके कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया है। एक्सेलरेशन तो हमेशा जी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ तो टाइम दिया, तो टाइम वाले दो ही इक्वेशन है, ठीक है। पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिस्टेंस नहीं आता है, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन है उसमें हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के लिए दो इक्वेशन है, दूसरा और तीसरा वी स्क्वायर और यू स्क्वायर। देखिए लिख के बताता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये तीसरा, ठीक है। तीन इक्वेशन है, इन्हीं पे पूरा मैकेनिक्स बेस्ड है, आपका काइनेमेटिक्स बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए आपको निकालना है, यस हम बोले हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए, निकालना क्या है, डिस्टेंस, दिया क्या है, टाइम, बस इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन खोजिए, किससे, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट किसी भी चीज से। तो देखिए सर टाइम दिया है, मतलब सर टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ ये और ये दो फॉर्मूला है हमारे पास, टाइम दिया है तो, पर निकालना हमको डिस्टेंस है, इसमें डिस्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें डिस्टेंस है, मतलब सर यही फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला का सिलेक्शन कैसे करेंगे ये चीज समझिए आप, ठीक है। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि यहाँ से ड्रॉप, कभी भी कोई चीज ड्रॉप करे, अगर लिखा हो कि ये ड्रॉप कर रहा है, यहाँ से ये चीज ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 होना टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये टर्म पूरा कट के 0 हो गया। अब s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, g है, और g की वैल्यू हम हमेशा कुछ ना दिया हो तो 10 मानेंगे, हाफ इंटू जी की वैल्यू 10, टाइम का वैल्यू 4 इंटू 4 स्क्वायर है ना, कटाएंगे पिटाएंगे 80 मीटर डिस्टेंस को लाएंगे। समझ में आया आपको, ग्रेविटी के कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, अब ये सब क्या होता है ना कि अलग अलग टीचर अलग अलग बुक में पढ़ेंगे, बहुत इसमें माहौल बनाया रहता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये सवाल है, ग्रेविटी पुल का ये सवाल है, ग्रेविटी मोशन का सवाल, इतना नहीं समझा हमको, सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स आया सर। कहीं अगर वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस ये सब अगर कहीं भी पूछा तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लिक कर गया है कि सर एक काइनेमेटिक्स का सवाल है। काइनेमेटिक्स में पहला दिमाग मेरा जो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन पे जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या दिया है और क्या निकालना है बीच का रिलेशन करके पहले हम इस इक्वेशन को पकड़ेंगे और उस इक्वेशन से निकालेंगे। तो ये था 5 क्वेश्चन, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, कंसेप्ट्स अच्छे लगे, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके आप हमें बताइए, हमको अप्रिशिएट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होते हैं। आप जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, पहला वीडियो है ये 5 क्वेश्चन सीरीज का। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा है तो आगे भी ऐसे वीडियोस लाऊंगा मैं, ठीक है, अलग अलग कंसेप्ट्स पे मैं पढ़ाऊंगा चीज़ों को। तो एक बार जरूर आप इस चीज़ों को बच्चों तक शेयर करिए जितने लोगों तक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नए हैं तो अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी चीज़ों को आप समझिए, एक एक चीज़ को कंसेप्चुअली, फिर आगे बढ़िए। चलिए, ऑल द बेस्ट।